हाँ तो विद्यार्थी, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए, ठीक है। तो हमने आपको सोशल साइंस में चल रहा था आपका सत्ता की साझेदारी, जिसमें पार्ट 3 तक हमने आपको पढ़ा चुके थे। उसमें अब अगला पार्ट 4 को पढ़ना है, ठीक है, जो हम आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं। चलिए, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, ठीक है। सत्ता की साझेदारी पार्ट 4 है आपका, है कौन सा पार्ट भैया? पार्ट 4, ठीक है। अब देखेंगे इसमें चीजें हमने क्या पढ़े थे उसके बारे में समझेंगे। तो हमने सत्ता की साझेदारी में पढ़ा था कि सत्ता का पावर क्या था। बेल्जियम की घटना को पढ़े थे, ठीक है। बेल्जियम में एक देश था जो पश्चिमी यूरोप में पड़ता था, जो बहुत ही जटिल था। विभिन्न प्रकार की जाति समुदाय वहां पर रहती थी। इसका तुलना भारत के हरियाणा राज्य से किया गया था ना। बेल्जियम के बाद हमने श्रीलंका के बारे में पढ़े थे। श्रीलंका की कहानी क्या है? श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका भारत के तमिलनाडु राज्य से कुछ ही किलोमीटर दूर पे स्थित है। इसमें भी तमाम प्रकार की समस्याएं थी, आपसी मनमुटाव था। इसमें भी संशोधन हुए थे। संशोधन इसमें बेल्जियम में हुए थे। और इसके बाद श्रीलंका का अगला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें अगली हेडिंग हमने लिखा है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं विद्यार्थी? यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो आसानी से उस देश में शासन कर सकता है, और इसके लिए अल्प समुदाय की अवहेलना भी क्या कर सकता है? कर सकता है। बहुसंख्यक हमने आपको बताया था कि जहां पे जिनकी संख्या ज्यादा है। जैसे हमने आपको बताए थे, अगर हम अपने इधर कई गांव को ले लेते हैं, तो 5-7 गांव को लेंगे, तो यहाँ पे हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा है, तो हिंदू लोग क्या हो गए? बहुसंख्यक हो गए। लेकिन देखेंगे यहाँ पे मुसलमान लोगों की संख्या बहुत कम है, तो मुसलमान लोग क्या हो गए? अल्पसंख्यक हो गए। तो जहाँ पे जिनकी संख्या ज्यादा होती है, आप जानते हैं, वहीं पे उनका ज्यादा वर्चस्व होता है। वहीं हमने बताया था कि मऊ शहर में चले जाएंगे, जो मऊ जिला है, तो वहाँ पे मुसलमान लोगों की संख्या ज्यादा है। वहाँ पे मुसलमान लोग अल्पसंख्यक अरे बहुसंख्यक हो गए, सॉरी। तथा जो अन्य धर्म के लोग अर्थात हिंदू लोग क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जहां जिनकी संख्या ज्यादा उसे बहुसंख्यक कहेंगे, जहां जिनकी संख्या कम है उसे क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक कहेंगे। तो दिया श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। तो इतनी पॉइंट आपको लिखना होगा कि बहुसंख्यक क्या है। तो यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो आसानी से उस देश में शासन कर सकता है। हमने पहले ही बताया कि जहां पे जिसकी संख्या ज्यादा उसका वर्चस्व ज्यादा होता है। आप हर क्षेत्र में देख सकते हैं, जहां पे जिस जाति की संख्या ज्यादा उस जाति का दबदबा उस क्षेत्र में ज्यादा होता है। जिनकी संख्या कम है वो जाति थोड़ी सी चुपचाप शांत रहती है, क्योंकि उनके लोग ज्यादा है ना। तो वही करा कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह आसानी से उस देश में शासन क्या कर सकता है? कर सकता है, जिसकी संख्या ज्यादा है। और इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना भी कर सकता है। अवहेलना का मतलब उसकी बुराई भी कर सकता है, अर्थात उसको दंडित कर सकता है, उसको परेशान भी कर सकता है। समझ में आ गया पहला पॉइंट? यदि किसी समुदाय की संख्या ज्यादा है, अर्थात बहुसंख्यक लोगों की संख्या ज्यादा, तो वो आसानी से उस देश में शासन कर सकता है। तथा जिनकी संख्या कम है उस समुदाय के लोगों को प्रताड़ित, परेशान तथा उसकी बुराई भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा श्रीलंका की कहानी चल रहा है कि श्रीलंका वर्ष 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। पहला प्रश्न याद रहे, ये जरूर पूछेगा आपसे, वन लाइनर प्रश्न। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो वर्ष 1948 में। कब बना विद्यार्थी? 1948 में। तब सिंहली समुदाय का वर्चस्व था। जब यह उस देश में अर्थात श्रीलंका आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो वहां पे किस समुदाय की संख्या ज्यादा थी? शुरुआत से संख्या ज्यादा थी सिंहली की, अर्थात उस समय सिंहली का समुदाय का वर्चस्व क्या था? दबदबा पे था। सिंहली समुदाय बहुत ज्यादा संख्या उनकी थी। वहां पे तमिल लोग भी थे, लेकिन तमिल लोगों के लोग क्या कर दिए थे? आसानी से वहां पे उतना दबाया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। और पावर किसके पास होता था? सिंहली समुदाय का वर्चस्व था। समझ में? दूसरा पॉइंट, वर्ष 1948 में कौन स्वतंत्र हो भैया? श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। और स्वतंत्र होने के बाद कौन से समुदाय की संख्या ज्यादा थी? तो सिंहली समुदाय का वर्चस्व था, अर्थात उनका दबदबा था। तीसरा कारक, वर्ष 1956 में कानून पारित किया गया। वर्ष 1956 में जब देश आजाद होता है तो हर देश का अपना कानून होता है, संविधान होता है, नियम होता है। जैसे हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर
1949 को तथा हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। वही कह रहा है तो वर्ष 1956 में कानून पारित किया गया। तो पूछेगा श्रीलंका में कानून कब पारित किया गया, तो 1956 में तथा श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तो प्रश्न याद रहे कि श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, तो सिंहली भाषा को। किस भाषा को? सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया। बता सकते हैं आपकी राजभाषा कौन है? बताइए। हिंदी। कौन हमारी राजभाषा? हिंदी। ठीक है। तो 1956 में कानून पारित हुआ और श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। अगला कर सरकारी नौकरी में सिंहली समुदाय को प्राथमिकता दी जाती है। कहने का मतलब है कि वहां पे सिंहली समुदाय को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती। सबसे ज्यादा नौकरी किसके समुदाय के पास जाती थी? सिंहली। सबसे पहले सिंहली समुदाय को नौकरी दी जाती है, उसके बाद जो बचा कुचा कुछ पोस्ट रह जाता है अर्थात निम्न तबके के लोग अर्थात तमिल समुदाय के लोगों को नौकरी मिल जाती थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी जाती थी? सिंहली समुदाय को दी जाती थी। ये आपको याद हो गया कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद समझ में आ गया। यदि कोई समुदाय अर्थात जिनकी संख्या ज्यादा है उनका दबदबा वहां पे रहेगा, अर्थात वो समुदाय आसानी से अपनी बहुमत पारित कर सकता है, उस देश में शासन कर सकता है तथा अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान भी कर सकता है और परेशान करते भी है। श्रीलंका स्वतंत्र हुआ विद्यार्थी 1948 में और सिंहली समुदाय का उस समय क्या था? वर्चस्व था, अर्थात सिंहली समुदाय की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। तीसरा कह रहा है 1956 में कानून पारित किया गया जिसमें सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। अगला करें कि सरकारी नौकरी में किसका दबदबा था? सिंहली समुदायों को प्राथमिकता दी गई, अर्थात सबसे पहले नौकरी किस समुदाय को दी जाती थी? सिंहली समुदाय को नौकरी दी जाती थी। आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट समझिए विद्यार्थी, तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष। तमिल के लिए प्रयास। जो तमिल समुदायों का वर्चस्व नहीं था, तमिल लोगों को परेशान किया जाता, उन्होंने भी संघर्ष किया। बस एक ही भाषा वहां पर रहेगी, एक ही समुदाय का वर्चस्व रहेगा, तो तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष। कहा गया श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। जो श्रीलंकाई तमिल थे इनको प्राथमिकता नहीं थी नौकरी में, सबसे पहले श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, अर्थात अपनी पार्टी उन्होंने बनाया तथा तमिल को राजभाषा घोषित किया। याद रहे तमिलों का उतना ज्यादा दबदबा नहीं था जितना सिंहली समुदाय का था, तो उन्होंने क्या किया? अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। क्या कर रहा है कि श्रीलंकाई तमिलों ने, जो श्रीलंका के तमिल थे वहां पे, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई तथा तमिल को क्या घोषित किया? राजभाषा घोषित किया। किसको घोषित किया? तमिल को राजभाषा घोषित किया। कौन से लोग? श्रीलंकाई तमिल। श्रीलंकाई तमिल। लेकिन कानून के हिसाब से राजभाषा कौन है? 1956 के हिसाब से सिंहली को क्या किया गया? राजभाषा घोषित किया। याद रहे पूछेगा श्रीलंकाई तमिलों ने किसको राजभाषा घोषित किया था? तो तमिल को किया था। लेकिन वर्ष 1956 में कानून में, संविधान में किसको घोषित किया? तो सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा आप जवाब देंगे। ठीक है। वर्ष 1980 में लिट्टे, ये प्रश्न बार बार पूछता है, लिट्टे का फुल फॉर्म जरूर पूछेगा आपसे। तो वर्ष 1980 में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम है लिट्टे। लिट्टी चोखा मत समझिए लो, जो लिट्टी चोखा हम खाते हैं। ठीक है। लिट्टे, इसका फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, जिसको LTTE भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? LTTE भी कहा जाएगा। वर्ष 1980 में कौन सी पार्टी का गठन हुआ है? लिट्टे का, जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म। LTT के नाम से इसको क्या करते हैं? संगठन को जानते हैं। ये संगठन मुख्य रूप से तमिलों द्वारा उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्म सरकार बनाने की मांग की थी। अर्थात 1980 में एक पार्टी का, एक संगठन का निर्माण हुआ था जिसका नाम था लिट्टे, जिसका फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म नामक संगठन का निर्माण हुआ। यह मुख्य रूप से तमिलों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और किस क्षेत्र में किया गया था? तो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र, अर्थात इन्होंने चाहा कि तमिल सरकार की स्थापना, अर्थात तमिल अपने संगठन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का काम करते थे। अगला, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हो गया तथा बाद में बढ़कर यह गृह युद्ध ले लिया। अब देख रहे हैं उधर जो थे सिंहली लोगों का दबदबा था, ये लोग चाहते थे कि हमारा भी कुछ ना कुछ इसमें वर्चस्व रहे, हम भी भागीदार लें। लेकिन इन दोनों के कारण इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया और ये विवाद संघर्ष का रूप ले लिया, झगड़ा झंझट में बदल गया और बाद में गृह युद्ध का रूप ले लिया, अर्थात जिसको हम सिविल वार भी कहते हैं। क्या कहेंगे विद्यार्थी? सिविल वार के नाम से जानेंगे। इसका रिजल्ट क्या निकला? दोनों याद हो गया। हमको उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। श्रीलंका तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी और तमिल को क्या किया था? राजभाषा घोषित किया था। तमिल को क्या घोषित किया? राजभाषा किया। और 1980 में इन्होंने क्या किया था? एक संगठन का निर्माण किया जिस संगठन का नाम था लिट्टे, जिसका फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म।
1980 में इस पार्टी का गठन हुआ था। इसके तहत ये चाहते थे कि तमिल इल्म नामक यहाँ पे क्या बनाया जाए, सरकार बनाया जाए। और श्रीलंका के किन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा इसकी मांग उठी थी, तो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में। कहाँ पे, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में। अब ये दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था, झंझट चल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हो गया और बाद में यही संघर्ष सिविल वार अर्थात गृह युद्ध के रूप में क्या हो गया, बदल गया। समझ में आ गया दोनों पॉइंट। आगे देखेंगे संघर्ष का परिणाम। जब जानते हैं कि लड़ाई होगी तो उससे क्या रिजल्ट निकला, अब ये बता रहा है कि श्रीलंका में दो समुदाय के बीच लड़ाई चली, तमिल तथा सिंगली समुदाय। इसका रिजल्ट क्या निकला, तो दोनों समुदाय के हजारों लोग मारे गए। जानते हैं जहां भी लड़ाई होगी वहां पे हानि तो होगी। गांव में ही लड़ाई होती है, थोड़े से मेड़ के लिए कटुआ हो जाता है ना, मारते हैं। कभी कभी इतना ज्यादा लड़ाई बढ़ जाता है, लोग फसल लाते गर्दन उड़ा देते, मेरी दर्जी के दर्जी दर्जी गर्दन आपका चला जाता है ना। तो ये चीज क्या कर रहा है कि संघर्ष का परिणाम दोनों समुदाय के हजारों लोग मारे गए थे। इसका रिजल्ट निकला श्रीलंका में जो लड़ाई चल रही थी कि दोनों समुदाय के बहुत सारे लोग अर्थात हजारों लोग मारे गए थे। गृह युद्ध से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में संकट उत्पन्न हो गई। जहां पे लड़ाई होगी तो सामाजिक, लोगों के बीच का जो तनाव था, लोगों के बीच का जो रहन सहन था, उनके बीच क्या होगा, तनाव हो गया। बोलना चालना जो भी स्थिति थी सारी बेकार हो गई। आर्थिक, झगड़ा होगा तो पैसे रुपये के नुकसान तो होगा। पर जानते हैं जहां पे लड़ाई है तो जन अर्थात लोगों मारे जाएंगे और धन दोनों का नुकसान होगा। आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। और जो सांस्कृतिक कल्चर था, आपसी बनाव था, रख रखाव था, वो दोनों क्या हुआ था, इतना ज्यादा इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, बहुत लोग मारे गए, तो सारा कल्चर भी इनका क्या होगा, बदल गया। अर्थात बदलने का मतलब आपस में इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, इनके जीवन में संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है। अनेक परिवार अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए, अर्थात शरणार्थी जिसको हम बोलते हैं। इसकी लड़ाई का रिजल्ट ये निकला, बहुत ऐसे लोग थे जो क्या किए थे, श्रीलंका को छोड़कर दूसरे देशों में जाके बस गए। समझ में आएगा भैया। संघर्ष का परिणाम क्या बताएं कि दोनों समुदायों के बीच बहुत सारे लोग मारे गए, अर्थात हजारों लोगों की जान गई। दूसरा बताएं गृह युद्ध से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या होगी, अर्थात इनके बीच में परेशानी उत्पन्न हो गई। तीसरा आपको हम बताएं कि अनेक परिवार क्या थे, अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाके बस गए। ठीक है। ये प्रश्न पूछता है कि श्रीलंका तथा बेल्जियम के संघर्ष से आपको क्या सीख मिली, इन दोनों देश की लड़ाई से आपको क्या रिजल्ट मिला। हमने बताया था बेल्जियम की कहानी याद है कि बेल्जियम में भी क्या थी, विविधता है। बेल्जियम में विभिन्न प्रकार की जातियां थी, कहीं फ्लेमिश में रहते थे, कहीं वेलेनिया क्षेत्र में रहते थे, कहीं जर्मन में रहते थे। उनमें भी झगड़ा झंझट था, लेकिन उन्होंने देखा कि संशोधन कराए थे, उसमें कई बातें कहे थे कि अब दोनों समुदाय के लोग, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलकर रहेंगे और दोनों समुदाय के प्रतिनिधि भाग लेंगे। जो केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकार नहीं होगा, और वहां पे एक अलग सरकार थी जिसको सामुदायिक सरकार, तीसरा सरकार भी कहा जाता था। सब मिलजुल के काम लिए। और बाद में क्या हुआ, इतना ज्यादा उन लोगों के बीच झगड़ा होने के बाद लगाव हो गया कि पूरे यूरोप में जितने भी देश थे उसका एक संघ बनता। उसका संघ कहाँ चुना गया, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बनाया गया था ना। इन दोनों में से क्या बोला, श्रीलंका तथा बेल्जियम के संघर्ष से सीख। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों, बेल्जियम के देश के लोगों ने सोचा, वहां के नेताओं ने सोचा कि जो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के समुदाय, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव। सही बात बोले थे। कितना भी उनके बीच में मनमुटाव था, झगड़ा था, लेकिन अंत में सब क्या हो गए, एक हो गए। और एकता से ही उस देश में आप क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। श्रीलंका ने इसके विपरीत मार्ग अपनाया, लेकिन श्रीलंका ऐसा नहीं सोचा। श्रीलंका में क्या था कि लड़ाई चलते चलते कैसा समय, उधर वो चाहते थे कि सबसे ज्यादा दबदबा सिंघली लोग बनाए। श्रीलंका चाहता था कि तमिल लोग, यहाँ पे जो गरीब लोग तमिलों का वर्चस्व, इन्हीं के बीच संघर्ष होते होते यह गृह युद्ध के रूप में लिया और यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ। इस युद्ध से बहुत सारे लोग मारे गए थे, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति भी खराब हो गई थी। बहुत सारे लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में पलायन कर चुके थे। तो आपको चीजें हमको उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। ठीक है विद्यार्थी। ठीक है, तब हम ये चीजें आपको क्लियर है, तब हम इसको मिटा के अब अगला पॉइंट आपको बता रहे हैं। श्रीलंका बेल्जियम के बीच संघर्ष का सीख यही मिला कि बेल्जियम के नेताओं ने सोचा कि मिलजुल कर रहेंगे तभी देश की एकता बनी रहेगी, लेकिन श्रीलंका के लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक है, चले। हाँ, बताएंगे श्रीलंका में बहुसंख्यक किसे कहेंगे, जिस समुदाय की संख्या ज्यादा होगी उसे क्या कहेंगे, बहुसंख्यक होगी। जिस समुदाय की संख्या कम होगी उसे क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक कहेंगे। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, 1948 में। श्रीलंका में कानून कब पारित हुआ था, 1956 में। किस समुदाय को राजभाषा घोषित किया गया था, सिंहली को। किसको, सिंहली। लिट्टे, लिट्टे का बताइए, लिट्टे कब स्थापना हुआ भैया, 1980।
फुल फॉर्म बताएंगे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। हाँ तो विद्यार्थी अगला पॉइंट देखेंगे, सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, क्षैतिज वितरण क्या होता है, तो इसमें हम आपको बता चुके हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। विधायिका किसे कहेंगे बता सकते हैं, जो नियम बनाता है उसे विधायिका कहेंगे। कार्यपालिका किसे कहेंगे, जो नियम को लागू कराता है उसे बोलेंगे कार्यपालिका। तथा जो न्याय दिलाता है उसे क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। क्या बोलेंगे, न्यायपालिका। तो याद रहे, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। अगला पॉइंट, ये प्रश्न पूछता है इसमें कि व्यवस्था, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक अंग अन्य अंग पर नियंत्रण रखता है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। यह व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहेंगे, प्रत्येक अंग अन्य अंग पर नियंत्रण नियंत्रण रखता है। एक दो बार लिख दें विद्यार्थी, इसको मिटा दे रहे हैं, नियंत्रण रखता है। प्रत्येक अंग अन्य अंग पर नियंत्रण रखता है, अर्थात जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, इसी की बात हो रही है कि विधायिका क्या करेगा, नियम बनाएगा, लेकिन नियम को लागू कौन कराता है, कार्यपालिका। नियम लागू हो गया, नियम में कमी हुई, अच्छाई हुई, बुराई हुई, उसको न्याय दिलाने का काम कौन करता है, न्यायपालिका। अर्थात तीनों आपस में क्या है, रिलेट है, संबंध, बिना आपसी संबंध से हम नहीं चल सकते। ठीक है, तो प्रत्येक अंग अन्य अंग पे क्या करता है, नियंत्रण रखता है। इस पे नियंत्रण रखेगा, ये क्या करेगा, इस पे नियंत्रण रखेगा। प्रत्येक अंग अन्य अंग पे नियंत्रण रखता है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। और जब नियंत्रण रखेगा तो आपसी लगाव बना रहेगा, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक नियम बनाएगा, एक नियम लागू कराएगा और एक न्याय दिलाने का काम करेगा। अर्थात इनके बीच, संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, और यही व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाएगी, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कर। कितना आसान, देखिएगा, प्रत्येक अंग अन्य अंग पे नियंत्रण, प्रत्येक अंग अन्य अंग पर नियंत्रण रखता है, और इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। प्रत्येक अंग अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे पे नियंत्रण रखते हैं, इनसे विभिन्न संस्थाओं के बीच क्या होता है, संतुलन बना रहता है, और यही व्यवस्था कहलाता है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। अगला है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसे कहें। कितना आसान है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन से आप क्या समझते हैं, कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन के बारे में बताइए। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारी सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहलाता है। सत्ता को ऊर्ध्वाधर विभाजन किसे कहेंगे, सबसे पहले केंद्र सरकार होगी, केंद्र सरकार के बाद कौन सरकार होती है, यानी सबसे पूरे भारत में किस सरकार का गठन होता है, केंद्र सरकार का। फिर उसके बाद पावर किसके पास होता है, राज्य सरकार भी होता है, और सबसे अंत में कौन होता है, स्थानीय सरकार। कौन होता है, स्थानीय सरकार। हम बता चुके हैं, केंद्र सरकार में संविधान के हिसाब से पावर किसे होता है, राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। लेकिन वास्तविक पावर किसके पास होता है, वास्तविक पावर किसके पास होता है, पीएम। पीएम अर्थात प्रधानमंत्री के पास होता है, बताएं। उसी प्रकार राज्य सरकार में क्या होता है, संविधान के हिसाब से किसको पावर होता है, राज्यपाल, राज्यपाल। और वास्तविक पावर किसके पास होता है, वास्तविक पावर किसके पास होता है विद्यार्थी, तो होता है आपका सीएम के पास। किसके पास, सीएम के पास। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। स्थानीय सरकार में बताया था, इसमें मुख्य सर्वे सर्वा का होता है आईएएस के जो अधिकारी, जिसको बोल सकते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो पूछेगा सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारी सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहलाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारी सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहलाता है। केंद्र सरकार में संविधान के हिसाब से सबसे ज्यादा पावर राष्ट्रपति के पास, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास, प्रधानमंत्री के पास। राज्य सरकार में संविधान के हिसाब से सबसे ज्यादा पावर राज्यपाल के पास, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है, सीएम अर्थात मुख्यमंत्री के पास। और स्थानीय सरकार में सर्वे सर्वा किसके पास पावर होता है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है। अंत पॉइंट है, गठबंधन सरकार किसे कहेंगे। अब जानते हैं, हमेशा होता है गठबंधन का सरकार बना लिया, बीजेपी में गठबंधन बना, एसपी में बना, बीएसपी में बना, तृणमूल कांग्रेस में बना, बहुत सारी पार्टी अपने देश में। तो गठबंधन का मतलब क्या होगा, एक लोगों के पास सीट कम है, एक लोगों को 10 सीटें की जरूरत है। जैसे हम बता दे रहे हैं आपको, जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर, दो बार लिख दें अधिक अधिक, जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करेगी, तो वही कहलाता है गठबंधन सरकार।
जब दो या दो से अधिक, समझने के लिए मान लीजिए हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी है, 543 लोकसभा की सीटें, अधिकतम हो सकती है 550, जब पीओके को हम लाएंगे तब 545 होती है तो एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया ना, तो 543 सीट है, तो कम से कम आपको 273 सीट चाहिए प्लस, मतलब 273 सीट रहेगी तभी आपकी सरकार बनेगी। क्यों? 273 आधे से ज्यादा होनी चाहिए। अब मान लीजिए 3 पार्टियां ले रहे हैं, बीजेपी, उसके बाद जोड़ लीजिए जेडीयू, और एक पार्टी का नाम लिख दे रहे हैं टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। अब देखिए बीजेपी के पास कितना सीटें हो गई, समझने के लिए मान लीजिए बीजेपी के पास 200 सीटें मिल गई 545 में, 543 में। जेडीयू के पास सीटें कितनी है आपका, मान लीजिए इसके पास 50 सीटें हैं, ठीक है। अब टीएमसी के पास कितनी सीटें, समझने के लिए मान लीजिए इसके पास कितनी सीटें, 30 सीटें, ठीक है। अब बीजेपी सरकार के पास 200 सीटें हैं, तो क्या ये सरकार बनाएंगी? गठबंधन किसे कहेंगे? जब कई पार्टियां आपस में मिलकर सरकार का गठन करेंगे। बहुमत सरकार वही होता है जहां पे कई पार्टियां मिलकर क्या करेंगे, 273 प्लस सीट आएगी, अर्थात कम से कम 273 भी सीट आएगी तो उसकी सरकार बन जाएगी। बीजेपी पाया 200 सीट, ठीक है। अब जेडीयू के पास कितने, 50। आई बीजेपी कहेगा इसका कीजिए, तीनों लोग आपस में मिल जाएंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी, ठीक है। तो अब दो बीजेपी के 200 था तो 50 मिल गया तो कितना हो गया, 250 हो गया। अब 30 सीट और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 280। अब देख रहे हैं इसका क्या हो गया, 273 सीट चाहिए या 273 से अधिक चाहिए, तो कम से कम 280 सीट हो गया, अर्थात इसकी सरकार क्या हो गई, बन गई। अर्थात जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, कई पार्टियां मिलकर आपस में चुनाव लड़ी, चुनाव लड़ने के बाद सरकार का गठन कर देती है, वही कहलाता है गठबंधन। गठबंधन समझ रहे हैं? पहले क्या होता था, बैलों की जुताई होती थी, एगो बैल तो आ रहे, वो हमारे, दिन भर हिरे हिरे ऐसे करते थे, आज उनको जुताता था, कल उनको जुताता था, ऐसे पारी साझा लगा रहता था, तो वही कहलाएगा आपका गठबंधन सरकार। बैलन का गठबंधन ना, पार्टियों का गठबंधन, समझ में आ गया? तो गठबंधन किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं, उसे बोलेंगे गठबंधन सरकार। जब दो या दो से अधिक पार्टियां लड़ेंगी तथा सरकार का गठन करेंगी, वही कहलाएगा गठबंधन सरकार। याद हो गया? सत्ता का क्षैतिज वितरण, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। प्रत्येक अंग अन्य अंगों पे क्या करेगा, नियंत्रण रखेगा, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच संतुलन बना रहेगा, यही व्यवस्था कहलाएगा नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसे कहें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारी सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहलाएगा गठबंधन सरकार। जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी तथा सरकार का निर्माण करेगी अर्थात सरकार का गठन करेगी, वही कहलाएगा गठबंधन सरकार। इस प्रकार से सत्ता का जो चैप्टर था, सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। अभी आपका चैप्टर हो चुका भैया द इंड, ठीक है। अब अगले दिन हम अगले चैप्टर से आपकी क्या करेंगे, मुलाकात की जाएगी, ठीक है। चलिए।